सही जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, आप चिंता मत करिए। ये तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चलता आ रहा है। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। जनता के सवाल, कांग्रेस साथ दिख रहा है, समझो कि चोर चोर बसेरे भाई। सियासी हलकों में राजनीतिक घमासान। फिर उठे रब को मनाना आसान है, आजम खां को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए चुनावी चकल्लस के रंग डीडी न्यूज के संग। चुनावी चकल्लस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। लोकसभा चुनाव के बीच तमिलनाडु में कच्चा थी वो द्वीप, श्रीलंका को सौंपे जाने का मुद्दा गरमाया। पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर जताई नाराजगी, कहा 75 वर्षों से कांग्रेस का भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करने का रहा है तरीका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर उन्हें भारत रत्न से किया सम्मानित। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ से करेंगे चुनावी शंखनाद। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आज विपक्षी इंडी गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली, गठबंधन के कई प्रमुख नेता हो रहे हैं शामिल। खेल की खबरों में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी ने जीता मायामी ओपन पुरुष युगल का खिताब। फाइनल मुकाबले में क्रोएशिया के इवान डोडिग और अमेरिका के ऑस्टिन की जोड़ी को दी करारी शिकस्त। और देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईस्टर। ईसाई धर्म के अनुयायी गिरिजाघरों में प्रार्थना कर एक दूसरे को दे रहे हैं बधाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच तमिलनाडु में कच्चा थी वो द्वीप, श्रीलंका को सौंपे जाने का मुद्दा गर्मा गया है। आरटीआई से मिले जवाब में खुलासा हुआ कि 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने एक समझौते के तहत कच्चा थी वो द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था, जिसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कच्चा थी वो द्वीप के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि ये हर भारतीय के लिए आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाला तथ्य है। नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चा थीवू को छोड़ दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 वर्षों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है। वहीं 10 अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कच्चा थीवू द्वीप को लेकर कांग्रेस की मंशा पर कई सवाल खड़े किए थे। आइए आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री ने कैसे सदन के सामने रखे थे इस वक्तव्य से जुड़े चौंकाने वाले तथ्य। को जहां भी हो जरा मेरा सवाल अगल बगल में बैठे हुए को जवाब दे। ये जो बाहर गए ना उनको जरा पूछे एक कच्छ तीवू क्या है। कोई पूछे इनको कच्छ तीवू क्या है। इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, आज मैं बताना चाहता हूँ ये कच्छ तीवू क्या है और ये कच्छ तीवू कहाँ आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके गए, देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छ तीवू वापस ले आइए। एक कच्छ तीवू है क्या, किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू
किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था, कब दिया था, कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कच्छाथीवु द्वीप को श्रीलंका को सौंपने के फैसले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कांग्रेस ने कच्छाथीवु स्वेच्छा से छोड़ दिया और उन्हें इसका कोई पछतावा भी नहीं है। इसके बाद उन्होंने लिखा कि कभी कांग्रेस का कोई सांसद देश को बांटने की बात करता है तो कभी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बदनाम करता है। इससे पता चलता है कि वो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि वो केवल हमारे देश को बांटना या तोड़ना चाहते हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की, यानी 24 की चुनौती की। और इसी के साथ चलिए सीधा रुख करते इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान का, जहां पर इंडी गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली इस वक्त शुरू हो चुकी है और वहां से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। April 19, I have been traveling hundreds of kilometers each day to campaign and meet the scores of people. I could clearly see that the people of Tamil Nadu are ready to dismantle the fascist BJP. I am unable to attend the meeting in Delhi because of my electoral campaign is ongoing. I have deputed DMK leader of the upper house, Mr. Tiruchi Siva. Kindly bear with me for not being able to be with you all. Let us defeat the fascist BJP. Let us form a federal India. Signed by Mr. M.K. Stalin. And on the 15th of August 2024, on the occasion of Independence Day, the Prime Minister of India Alliance would hoist the national flag in the Red Fort. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार सब लोगों को चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारे बीच में हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि वे बहुत कम जगह जाती हैं पब्लिक अपीयरेंसेस के अंदर। वो समय निकाल के आई और हम सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया। हम हृदय की गहराइयों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका यहाँ पे स्वागत करते हैं। इसी श्रृंखला में मैं सीताराम येचुरी जी को बुलाऊंगा कि वो मंच पे आए और अपनी बात बहुत संक्षिप्त में सबको रखें, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं, सीनियर लीडर्स हैं जिनको आपके बीच में अपनी बात रखनी है। सीताराम येचुरी जी, जोरदार तालियां। मंच पे बैठे हुए सब वरिष्ठ नेतागण, सोनिया जी, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ईस्टर की त्योहार का शुभकामनाएं सबको। ईस्टर का मतलब समय के कालचक्र को एक नया ऊर्जा देना, और ये नया ऊर्जा देना कई लोग मानते हैं कि आज के दिन होता है, लेकिन एक नया ऊर्जा हमारे भारत की राजनीति में आज पैदा हुआ, जो यहाँ पे सामने खड़ा है, जो जितवाएगा देश की संविधान को, जनतंत्र को, और जो हरवाएगा तानाशाही की ताकतों को। यहीं पर 47 साल पहले इसी मैदान में एक ऐसी ऐतिहासिक सभा हुई थी जहां से नारा निकला था, आजादी या गुलामी। और उस सब
तो दिल्ली के रामलीला मैदान से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर इंडी गठबंधन के कई सारे नेता इस वक्त मंच पर मौजूद थे और अपनी बातें कहते हुए नजर आ रहे थे। इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन द्वारा आयोजित इस रैली पर भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये रैली लोकतंत्र नहीं, परिवार तंत्र को बचाने के लिए आयोजित की गई है। जो पार्टी अपने अपने दल के अंदर परिवार के बाहर के लोगों को उचित पद और स्थान नहीं देते हों, वो लोग आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। मैं पुनः कह रहा हूं, ये तथाकथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा। और वहीं भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इंडी गठबंधन की रैली पर आगे कहा कि ये वो उन लोगों की रैली है जो पिछली 3 पीढ़ियों से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इस रैली में शामिल हो रहे हैं। कल तक जो लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात करते थे, जिनके गुरु अन्ना हजारे होते थे, आज लालू जी उनके गुरु हैं। जो विगत 3 पीढ़ियों से भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसियों के चक्कर काटते रहे, जेल से अंदर और बाहर आते रहे, वो आज आकर जिस निर्लज्जता का प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये भारत की राजनीति में विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है। क्योंकि ये वही रामलीला मैदान है जहां से 12-13 साल पहले किस ढंग का एक सीन दिखता था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। और आज उसी रामलीला मैदान में एवरीबडी इज विद करप्शन, एवरीबडी इज फॉर द कवर अप ऑफ द करप्शन। और इसलिए तब इनके गुरु अन्ना हजारे होते थे, आज लालू प्रसाद यादव जी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रामलीला मैदान में होने वाले इस इंडी गठबंधन की महारैली को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि जिनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे, उन्हीं से अब गले मिल रहे हैं। इंडी गठबंधन के लोग किस बात पर रैली कर रहे हैं? कल जो ये अलायंस है जिसको आपने इंडी अलायंस बोला, मेरे कुछ जब हम लोग अपने आप में बात करते हैं, हम इनको किसी और रूप में डिस्क्राइब करते हैं। ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो केजरीवाल जी जिनके खिलाफ लड़ रहे थे। अब ये क्या सम्मेलन होगा वहाँ पे कि केजरीवाल जी जो इस समय ईडी के कस्टडी में है, उनको छोड़ा जाए? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ और आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स से पूछना चाह रहा हूँ, ये वाकई में लोग खुश हैं कि केजरीवाल जी कस्टडी में है? कि वही केजरीवाल जी जिन्होंने इनके खिलाफ आंदोलन चलाया था? और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिमी यूपी के मेरठ में रैली करके लोकसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद करने जा रहे हैं। ये रैली इसलिए भी बेहद खास और अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद ये पश्चिमी यूपी में प्रधानमंत्री की पहली चुनावी रैली होगी। मेरठ की रैली में आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी भी पहली बार पश्चिमी यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर नजर आएंगे। इस रैली के सहारे प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी यूपी से हरियाणा, पूर्वांचल और देश में बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। खासकर ओबीसी वोटरों को साधने का भी हर प्रयास होगा। मेरठ को पश्चिमी यूपी का गेटवे कहा जाता है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बीते शनिवार को ओडिशा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के लोकसभा उम्मीदवारों की 8वीं सूची जारी की है। इस लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने 11 और उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें कटक से भरथरी महताब, लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू, पटियाला से परनीत कौर को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं भाजपा ने अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरणजीत सिंह संधू को अमृतसर लोकसभा सीट से और हंसराज हंस को फरीदकोट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड में एनडीए ने सभी 14 सीटों के लिए अपने सभी प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं।
तो वहीं एनडीए से उलट विपक्षी दल अभी भी सीट बंटवारे को लेकर असमंजस की स्थिति में है। हालांकि कांग्रेस ने अब तक 3 और भाकपा माले ने 1 उम्मीदवार के नाम पर ऐलान किया है। वहीं विपक्षी एकजुटता को दिखाने की कोशिश भी जरूर की है। झारखंड में जारी इस राजनीतिक परिदृश्य पर आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही झारखंड में भी राजनीति के मंच पर शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। एनडीए गठबंधन ने जहां अपने 14 के 14 उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, वहीं इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी अब तक फाइनल नहीं हो सका है। झारखंड के चुनावी रणक्षेत्र में एनडीए ने राज्य की सभी 14 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि सहयोगी दल आसू पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगा। भाजपा ने खूंटी से अर्जुन मुंडा, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, रांची से संजय सेठ, राजमहल से ताला मरांडी, दुमका से सीता सोरेन, गोड्डा से निशिकांत दुबे, चतरा से कालीचरण सिंह, धनबाद से ढुल्लू महतो, जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो, सिवुम से गीता कोड़ा, लोहरदगा से सबीर उरांव, पलामू से बीडी राम और हजारीबाग से मनीष जायसवाल को मैदान में उतारा है। जबकि एनडीए की सहयोगी आसू पार्टी ने गिरिडीह से चंद्रप्रकाश चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। एकजुट होकर के हम लोग चुनाव लड़े, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़े और 14 के 14 लोकसभा हम लोग जीते। एनडीए के सहयोगी के रूप में राज्य के अंदर 14 पार्लियामेंट एरिया में 1 पार्लियामेंट क्षेत्र जो हमारा है। एक और जहां भाजपा और आसू पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, वहीं इंडी गठबंधन में उम्मीदवारों का चयन तो दूर, अब तक सीट शेयरिंग पर भी सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि कांग्रेस ने खूंटी से कालीचरण मुंडा, हजारीबाग से जयप्रकाश भाई पटेल और लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से सुखदेव भगत और भाकपा माले ने कोडरमा से विनोद सिंह को उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी है। लेकिन बाकी सीटों पर उम्मीदवार चयन को लेकर मंथन का दौर जारी है, या यूं कहें कि बाकी सीटों पर अब भी खींचतान जारी है। देखिए, बहुत जल्द उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। ये सही है कि हमारे यहाँ 4थे चरण में चुनाव होगा और 4थे चरण में जब चुनाव होना है तो हम लोग पूरा फूट के कदम उठा रहे हैं। जब लोहरदगा में कांग्रेस ने उम्मीदवार तय किए, हम लोग अपना पार्ट, जो हमारा कमिटमेंट है, हम पूरी ईमानदारी से पूरा करेंगे। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार की घोषणा हम लोग कर रहे हैं। वहां से हमारे उम्मीदवार वर्तमान विधायक कॉमरेड विनोद सिंह इंडिया गठबंधन की ओर से होंगे। इस बार के चुनाव में भाजपा ने हजारीबाग, लोहरदगा, चतरा, धनबाद, राजमहल, दुमका और चाईबासा में नए प्रत्याशियों पर दांव खेला है। इसमें से दुमका के उम्मीदवार सीता सोरेन, झामुमो और चाईबासा के उम्मीदवार गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई हैं। उधर भाजपा छोड़कर हाल ही में हाथ थामने वाले जयप्रकाश भाई पटेल पर कांग्रेस ने हजारीबाग से भरोसा जताया है। मौजूदा हालात को देखकर कहा जा सकता है कि चुनावी रणभूमि में एक तरफ तो एनडीए गठबंधन के सिपाहीसलार तैयार है, वहीं दूसरी ओर मैदान साफ है, या यूं कहें कि एनडीए को इंडी गठबंधन ने फिलहाल वॉकओवर दे रखा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 में से 12 सीटों पर एनडीए ने कब्जा किया था और उसमें से 1 सीट झामुमो के खाते में, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन 1 सीट जिस पर कांग्रेस पिछले बार विजयी हुई थी, वहां से गीता कोड़ा ने पाला बदलकर इस बार बीजेपी का दामन थाम लिया है और बीजेपी ने उन्हें चाईबासा से उम्मीदवार भी बना दिया है। ऐसे में यहां पर मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प हो सकता है और कहा भी जाता है कि शतरंज के खेल में जिसने पहली चाल चली है उसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन फिलहाल 4 जून तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि झारखंड में इस बार सह और मात के खेल में कौन जीतता है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से मैं दिवाकर कुमार। और इसी बीच चलिए एक बार फिर से सीधा रुक करते हैं दिल्ली के रामलीला मैदान का। सपा अध्यक्ष मंच पर क्या कुछ कह रहा है, ये सुनते हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा चंदा वसूलने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। ये जो वसूला गया है चंदा, इसको दबाने के लिए जो विपक्षी नेता है उन पे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। इस बार चुनाव आने जा रहा है, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, इन्हें हराओ, इन्हें वापस भेजो, क्योंकि अगर देश बचाना है
तो हमारे आपके वोट से बचेगा, वोट से ही लोकतंत्र बचेगा, वोट से ही संविधान बचेगा, वोट से ही आरक्षण बचेगा और वोट से ही हमारे देश की आबादी के 90% लोग जो पीड़ित हैं उनको बचाने का। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की एक रैली हो रही, जिसमें इंडी गठबंधन के जो बड़े बड़े नेता हैं वो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और जनता को संबोधित कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इसी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि अगर आप सब इंडी गठबंधन को मौका देते हैं तो हम सब मिलकर एक महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। उन्होंने अपने पति के संदेश को पढ़कर सुनाते हुए कहा कि पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम, गरीबों को बिजली फ्री, हर गांव हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल समेत 140 करोड़ भारतवासियों को इंडी गठबंधन की ओर से 6 गारंटी देता हूं। ये गारंटी हम अगले 5 वर्ष में पूरी करेंगे। आज आपके अपने केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। और लोकसभा चुनावों से जुड़ी खबरों के बाद अब अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां तमिलनाडु में कच्चाथीवु द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने का मुद्दा गर्मा गया है और इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने प्रोपेगेंडा करार दिया है। They are all selective pieces of propaganda that they take out without any reference to the context. It is because there are elections going on in Tamil Nadu. All surveys show that the BJP is going to be badly smashed in Tamil Nadu, and not only Tamil Nadu, they are losing their rhetoric and the narrative all over India. देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को आज भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आडवाणी जी के घर जाकर उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद रहे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। वहीं देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को आज भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। इस पर उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी ने खुशी जताई। दूरदर्शन संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने प्रतिभा आडवाणी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, आपको सुनवाते हैं। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री, पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी की बेटी प्रतिभा आडवाणी। एक गौरव का पल एक तरह से कह सकते हैं, जब देश के सर्वोच्च जो सम्मान है भारत रत्न से आज आडवाणी जी को सम्मानित किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। बहुत सच में वास्तव में बहुत गौरव का पल है और दादा का जीवन, उनकी जीवन यात्रा देखते हुए मुझे लगता है ये इस पड़ाव पर उनको मिलना बहुत, हम परिवार वालों के लिए बहुत खुशी की बात है। दादा ने अपना सर्वोच्च जीवन देश सेवा में लगाया है, तो इस तरह से उनका सम्मान मिलना उनको, मुझे बहुत खुशी है। मेरे भाई जयंत को बहुत खुशी है, पूरे परिवार को बहुत खुशी है। एक कमी जो मैं महसूस करती हूँ मेरी माँ की है, बिकॉज़ दादा के योगदान में और उनके जीवन में माँ का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनकी सफलता में उनका पूरा साथ उन्होंने दिया, माँ की बहुत याद आती है। हमने देखा कि जब भी वो अलग अलग पदों पर रहे, जिस तरह से उन्होंने उस पद पर रहते हुए कार्य किया, वो भी एक उदाहरण है देश के सामने। बिल्कुल उदाहरण है। और जिस तरह से आपने कहा शुचिता का जीवन उन्होंने जिया है, एक जीवन भर में उनके लंबे राजनीतिक सफ़र में जो 7 दशक से भी ऊपर का रहा है, उसमें जब एक दाग वो हवाला कांड का लगा, एकदम तुरंत उन्होंने अपनी सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया था, पार्लियामेंट की सदस्यता से, और ये प्रण किया था कि जब तक मेरा नाम इससे क्लियर नहीं होगा मैं वापस पार्लियामेंट नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है ये अपने आप में एक उदाहरण है। रथ को भारतीय राजनीति में एक तरह से कहे कि एक आंदोलन के तौर पर देखें, एक यात्रा के तौर पर देखें, नेताओं के लिए वो जब भी याद आता है तो सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम सामने आता है। तो उस तरह किस तरह से आप देखते हैं, आज हम देख रहे हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है और एक उसके लिए बड़ा आंदोलन चलाया था लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। दादा जब राम आंदोलन का हिस्सा बनने का उन्होंने निर्णय लिया
राम जन्मभूमि आंदोलन का, तो उनके मन में एक ही बात थी कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के पास मेरा संदेश पहुँचे। तो यात्रा का स्वरूप उस तरह से उनके मन में आया और मैंने देखा कि वास्तव में एक बहुत ही कारगर और बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है टू बी इन टच विद पीपल। आज बहुत खुश हैं कि राम मंदिर अपने स्थान पर है। कोई संस्मरण बताना चाहेंगे जब ऐलान हुआ था भारत रत्न का उनके नाम पर और आज हम देख रहे हैं कि उन्हें सम्मानित किया गया, कोई बात जो उन्होंने कही हो जो आप साझा करना चाहें दर्शकों से? मैंने एक साक्षात्कार के दौरान अभी एक बात बहुत महत्वपूर्ण उनके जीवन की जो रही है वो ये कही है कि वो हमेशा मानते हैं कि जीवन आपके सामने एक विकल्प रखता है कि या आपको सार्थकता मिलती है या आपको सुख मिलता है, और वो हमेशा यही कहते हैं कि मुझे जीवन में सौभाग्य ये प्राप्त हुआ कि मुझे दोनों सार्थकता भी मिली और सुख भी मिला और भरपूर मात्रा में मिला। मुझे लगता है दिस लेवल ऑफ कंटेंटमेंट, अगर इतना संतोष किसी के जीवन में हो तो इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, और उसके ऊपर तो सोने पे सुहागा है ये भारत रत्न। कैमरामैन उत्तम तिवारी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं लालकृष्ण आडवाणी के बेटे जयंत आडवाणी ने भी अपने पिता को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किए जाने पर खुशी जताई। दूरदर्शन संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने जयंत आडवाणी से भी खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, वो भी आपको सुनवाते हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री, पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को सम्मानित किया गया है देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से। हमारे साथ हैं लालकृष्ण आडवाणी जी के बेटे जयंत आडवाणी। ये एक परिवार के लिए प्रसन्नता का प्रसंग है और हम सब आज बहुत ही निश्चित रूप से प्रसन्न हैं। आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। एक लंबा अनुभव उनका रहा है सार्वजनिक क्षेत्र में, बहुत वर्षों तक उन्होंने संसद में कार्य किया। भारतीय और इसी बीच सीधा रुख करते हैं दिल्ली के रामलीला मैदान का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। देखते हो आप लोग, मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने, सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर आप देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के सारे अकाउंट बंद कर दिए। हमें कैंपेन चलाना है, हमें लोगों को प्रदेशों में भेजना है, पोस्टर लगवाने हैं। सारा का सारा जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। तो ये कैसा चुनाव हो रहा है? नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है,
केजरीवाल जी को। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की तरफ से लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मंच पर इंडी गठबंधन के कई सारे नेता मंच पर मौजूद हैं और जनता को संबोधित कर रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। नमस्कार।